हेलो, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? पिछले लेक्चर में हम पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स पढ़ रहे थे, ठीक है? अरे, पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल अर्थात दो चर में रैखिक समीकरण। तो उसमें हम कहाँ तक पढ़ चुके थे उसको देखते हैं। उसके बाद वहीं से हम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। तो हम कल हमने सीखा था कि किसी किसी अगर दो इक्वेशन दी गई हो इस तरह, अर्थात पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल दे रखा हो, तो उसे हम ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं और दर्शाने के बाद उसका ग्राफ से हल कैसा निकालते हैं, यानी ग्राफिकल ग्राफ ज्योमेट्री रूप से कैसे उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? तो कल के लेक्चर में हमने देख रखा है और मैंने बताया था पेयर ऑफ इक्वेशंस को सिस्टम ऑफ इक्वेशन भी बोलते हैं। ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन से दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। इसका जनरल फॉर्म जो होता है वहां पर वो यहाँ पर मैंने क्या किया, दे रखा है। इसके बाद हमने देखा कि अगर जनरल फॉर्म में से हमको इक्वेशन दे दिया जाए तो हम कैसे पता करेंगे कि उस पेयर ऑफ इक्वेशंस के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के कितने सोल्यूशन है। तो मैंने बताया था कि अगर यूनिक सोल्यूशन होगा, यूनिक मतलब केवल एक सोल्यूशन होगा, तो उनकी लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी एक पॉइंट पे। और वैसे सिस्टम ऑफ इक्वेशंस मतलब जो इक्वेशंस है, जो समीकरण है, उनको बोलते हैं कंसिस्टेंट, हिंदी में बोलते हैं संगत। उसकी कंडीशन क्या है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इसी प्रकार केस टू नो सोल्यूशन के केस में लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, समांतर होंगी। और इसको इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंट तब होता है जब कोई ना कोई सोल्यूशन होता है, कुछ ना कुछ। लेकिन यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं होता है, तो इसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं, असंगत। और इस केस में क्या कंडीशन है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अगला क्या है, केस थ्री, इनफाइनाइट सोल्यूशन। इस केस में अनंत सोल्यूशन होंगे। तो इस केस में दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, चढ़ी रहती हैं। इसे कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं, अर्थात संपाती रेखाएं। इस केस में भी सोल्यूशन को कंसिस्टेंट कहेंगे, लेकिन इस केस में इसको और एक शब्द से हम दर्शाते हैं, डिपेंडेंट। और इसके लिए क्या कंडीशन है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है ना? बढ़ते हैं आगे। और यहाँ पर मैंने कल एग्जाम्पल लेकर आपको समझाया था कि कैसे हम चेक करेंगे। तो ये हो गया था। अब आगे हम बात कर लेते हैं सोल्यूशन को सॉल्व करने की। क्या चीज, कैसे सॉल्व करते हैं, जो हमारा दो इक्वेशंस हैं उनको सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है ना? तो उसमें सॉल्व करने का जो पहला तरीका है वो तो मैंने कल आपको बता ही दिया था, ग्राफ के माध्यम से, कि ग्राफ के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब मैंने क्वेश्चन ले रखे हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक चार्ट बनाकर कि इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। क्या करते हैं, इक्वेशन को सॉल्व अर्थात हल कैसे करें। हल करने का मतलब क्या होता है कि एक्स वाई का मान निकालना। उन दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन से एक्स वाई की वैल्यू जो निकल जाएगी वही हमारा क्या होगा, सोल्यूशन होगा, अर्थात हल होगा। ठीक है? तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको, हाउ टू सॉल्व, इसको बताते हैं। ठीक है, कि हल कैसे करें, हल कैसे करें। देखो, हल करने का मतलब क्या हो गया, एक्स वाई का मान निकालना, मतलब एक्स बराबर निकालना है कि एक्स बराबर क्या होगा और वाई बराबर क्या होगा, उसको सॉल्व करके। तो हमने आपको एक मेथड ने बता दिया था, कौन सी, ग्राफ की मेथड। ग्राफ के माध्यम से उन दो लाइंस को रिप्रेजेंट करके अगर वो कट करेंगे कहीं पे, तो जहां पर दोनों कट करेंगे उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अर्थात निर्देशांक को ही क्या बोलते हैं, उस इक्वेशंस के हल अर्थात सोल्यूशन। तो वहां से हम एक्स बराबर और वाई बराबर निकाल लेते हैं। जो कोऑर्डिनेट होते हैं वही हमारा एक्स का मान, एक्स कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा वो एक्स का मान हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट वाई का मान हो जाएगा।
अब यहाँ पर देख लेते हैं कि कौन कौन से मेथड है। तो देखो, दो मेथड मेन रूप से हैं। एक तो हमारी हमने बता दिया था आपको, ग्राफिकल मेथड। क्या मतलब? वो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसको ग्राफ के माध्यम से, दो इक्वेशन है तो दोनों को लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करके, अगर वो कहीं कट करेंगे तो सोल्यूशन होंगे और नहीं कट करेंगे तो नहीं सोल्यूशन होंगे, उस माध्यम से सॉल्व करना, है ना, ग्राफिकल मेथड। ये तो समझ में आया ना। इसको या ये भी बोल सकते हो जियोमेट्रिकल मेथड। क्या? जियोमेट्रिकल मेथड। कोई दिक्कत? मतलब ग्राफिक विधि, हिंदी में क्या बोलते हैं? ग्राफिक विधि या ज्यामिति विधि, जो भी आप बोल दो इसे। दूसरी कौन सी विधि होती है? दूसरी हमारी होती है जो कि पॉपुलर है, इसी से हम अधिकतर सवाल करते हैं। अब कोई बार बार तो ग्राफ बनाने जाएगा नहीं, क्योंकि ग्राफ बनाने में काफी बार बार डिफिकल्टी होती है और अलग से एक्यूरेट ग्राफ चाहिए। तो हम इसी का बार बार यूज करते हैं, इसीलिए एल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मतलब कि अलजेब्रा के बीजगणित के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और दो इसके भी अंतर्गत दो, तीन तीन मेथड है, इसके अंदर तीन मेथड है। हालांकि एक मेथड दूसरे की एक उसी से निकली हुई है, फिर भी मैं लिख देता हूँ, तीन मेथड है। पहली मेथड जो है वो हमारी है सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सी? सब्स्टिट्यूशन। 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 सब्स्टिट्यूशन मेथड जिसे बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। इसमें क्या होगा कि किसी एक को रिप्लेस किया जाएगा। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी एक वेरिएबल को दूसरी जगह रखना। जैसे किसी एक वस्तु को हटाकर उसको दूसरी जगह रखना, तो उसे बोलते हैं वेरिएबल, अरे सब्स्टिट्यूशन। समझ में आया ना? जैसे अगर, अभी मैं समझाता हूँ, ठीक, अभी समझा दे रहा हूँ, पहले लिख लें दो। तो प्रतिस्थापन दूसरी होती है हमारी इलिमिनेशन। कौन सी? इलिमिनेशन मेथड। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड इसको बोलते हैं विलोपन विधि। क्या बोलते हैं? विलोपन या उन्मूलन विधि, जो बोल दो, विलोपन विधि। इलिमिनेशन मेथड आगे लिख लेना, ठीक है। तीसरा जो हमारा होता है वो कौन सी मेथड होती है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है ना? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मतलब क्रॉस गुणन विधि। क्रॉस गुणन विधि। देखो यार, राइटिंग पर मत जाना, ठीक है। तो ये हमारे तीन मेथड है। और जो तीसरा वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, यह इलिमिनेशन मेथड से ही निकला हुआ है। तो इसीलिए कहीं कहीं कोई कोई मतलब बुक में केवल दो ही देता है, लेकिन मैं इसको भी अलग से मान ले रहा हूँ, है ना। तो समझते हैं क्या है। पहले हमने समझ लिया कि सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। मतलब एक्स और वाई का मान निकालना। अगर एक्स वाई का मतलब कि वेरिएबल का मान निकालना, अर्थात चर का मान निकालना जो हमें पता नहीं है, उसको हम दोनों समीकरण को देखकर सॉल्व करके क्या करते हैं? वेरिएबल का मान निकालते हैं। आगे बात समझ में। और हमने देखा कि ग्राफ ग्राफ के माध्यम से पहले ग्राफिकल मेथड हमने देख चुका है। इसमें क्या होता है कि आपको ग्राफ पर उन दो इक्वेशंस द्वारा बनी उन लाइन को दर्शाते हैं। फिर वो दो लाइन जहां पर अगर कट करेंगी, मतलब कहीं पर कट करेंगे, तो उस पॉइंट का, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट वही हमारा एक्स और वाई का मान हो जाता है। अगर एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स का मान हो जाएगा, वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? वाई का मान हो जाएगा। अगर वो लाइंस कहीं ना कट करेंगी तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, है ना। तो ऐसे हम निकालते हैं इसको। और एक बात यह है कि ग्राफिकल मेथड जो बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, अगर इक्वेशन थोड़ा उसमें अगर अंडर रूट घुसा दे, या फिर करड़ी में ले ले, या भिन्न में ले ले, डेसिमल में ले ले, तो उसको सॉल्व करना ग्राफ के माध्यम से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि वो सोचना पड़ता है ना पॉइंट निकालने के लिए। मैंने बताया है पीछे, तो आप देख सकते हो कैसे निकालते हैं। अब आता है दूसरा, इसीलिए हम अलजेब्रिक मेथड को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो अलजेब्रिक मेथड में क्या होता है कि ये आसान है, इसको आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको सॉल्व करना है।
उसमें भी 3 मेथड है। एक हमारा सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन में क्या होता है कि एक जैसे एक्स वाई होता है ना, तो एक्स की जगह वाई को रख देंगे। मतलब पहले एक्स के रूप में कोई दूसरा निकालेंगे उसका मान एक इक्वेशन से और दूसरे में रख देंगे। समझ में आया? अभी जब सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। विलोपन में क्या होता है, इसमें इलिमिनेशन में इलिमिनेट मतलब होता है हटाना। इलिमिनेट मतलब क्या होता है, किसी को हटा देना। तो उसमें क्या करते हैं कि हम एक को हटा देते हैं, ऐसा कुछ दोनों इक्वेशंस को ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं कि कोई एक वेरिएबल हट जाए, मतलब एक्स या वाई गायब हो जाए तो केवल एक ही बचता है। तो उससे हम एक वेरिएबल का मान निकाल लेते हैं। फिर जब वो मान हमारे पास आ जाता है तो उसे दूसरे वेरिएबल में रखकर पहले वाले का मान निकाल लेते हैं, ऐसे करते हैं। और तीसरा क्या है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। यह जो है इसी इलिमिनेशन मेथड से आया हुआ है। तो इसको मैं आपको समझाऊंगा। इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट याद रख लेते हैं ना। अगर आपको ये सब नहीं करना है कि मेरा दिमाग नहीं सोच पा रहा है, तो ये आपके लिए याद करना होगा। जैसे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो फार्मूला मैंने बताया था ना श्रीधराचार्य का, कि एक्स बराबर सॉल्व करने का क्या होता है, प्लस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। वैसे ही यह होता है। आ रही बात समझ में ना? तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। तो थोड़ा सवाल कर लेते हैं यार, ठीक है। बोल रहा है, रोमिला वेंट टू और स्टेशनरी शॉप and purchased 2 pencils and 3 erasers for ₹9. Her friend Sonali saw the new variety of pencils and erasers with Romila, and she also bought 4 pencils and 6 erasers of the same kind for ₹18. Represent this situation algebraically and graphically. मतलब इस सिचुएशन को आपको अलजेब्रा के रूप में, मतलब इक्वेशंस के रूप में और ग्राफ के रूप में दर्शाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूँ सोल्यूशन, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या इसका हल होगा, ठीक है। तो पहले इसको हिंदी में समझते हैं कि हिंदी में क्या कहना चाह रहा है। ये देखो एग्जाम्पल 2 मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। तो रोमिला वेंट टू स्टेशनरी शॉप। रोमिला को एक लड़की है जो कि ए स्टेशनरी शॉप जाती है, मतलब किसी किताब की दुकान पर, जो कॉपी की दुकान होती है, यहाँ पर कॉपी किताब की सामान मिलती है, उसे स्टेशनरी शॉप बोलते हैं। तो वह स्टेशनरी शॉप जाती जाती है। एंड परचेज्ड, परचेज खरीदा, 2 पेंसिल्स एंड 3 इरेजर्स फॉर ₹9। मतलब उसने 2 पेंसिल खरीदी, 2 पेंसिल और क्या खरीदा, प्लस 3 इरेजर्स, ठीक है ना। इरेजर्स मतलब क्या है, 2 पेंसिल में जो पेंसिल जिससे लिखते हैं, और इरेजर्स, इरेजर्स मतलब मिटाने वाला, जिसे मिटाते हैं। तो ये 3 खरीदी। आगे क्या बता रहा है कि हर फ्रेंड, मतलब उसकी दोस्त उर्मिला की, और ये दोनों 2 पेंसिल और 3 इरेजर से कितने रुपए में खरीदी है। आगे लिखा है कि टोटल 9 रुपया में, मतलब ये 9 रुपये में खरीदी। अच्छा, ऐसा में आ गया। अगला क्या करते हैं, हर फ्रेंड सोनाली। अब ये रोमिला थी, उसकी फ्रेंड सोनाली जो है, saw the न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल्स इन इरेजर्स विथ रोमिला। उसने देखा कि रोमिला ने क्या किया है, ये तो बड़े नए क्या नहीं बोलते, नया नया पेंसिल लिया है, मतलब इतना अच्छा दिख रहा है। तो उसने भी खरीदा वैसी पेंसिल। नहीं होता है कि जो लड़के होते हैं अगर देखते हैं कि इसने नया पेंसिल लिया, तो या नया कुछ ऐसा जो अभी मार्केट में नया नया आया है, तो बोलते हैं कि मुझे भी वैसा चाहिए। तो उसने भी जाकर वैसा ही खरीदा। लेकिन उसने कितना खरीदा, उसने 4 पेंसिल और 6 इरेजर खरीदा। अर्थात 4 पेंसिल, 4 पेंसिल प्लस 6 इरेजर। इरेजर्स को बोलते हैं मिटौना, ठीक है, हमारे यहाँ मिटौना बोला जाता है भाई, मिटन। तो उसी प्रकार की उसने ये अच्छा खरीदा। देखिए उसको कितना पड़ा यार, 18 रुपया पड़ा टोटल जोड़कर। अब आगे पूछ रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब ये जो सिचुएशन हुई है, कहानी उसके साथ हुई है, इन दोनों के साथ, तुमको इसको अलजेब्रा के रूप में, मतलब मैथ के रूप में और ग्राफ के रूप में दर्शाना है। तो
ये नहीं दर्शा लोगे? आसान तो है। तो क्या करते हैं, पहले मान लेते हैं, क्या मानते हैं कि जो हमारी लेट, हम मानते हैं कि एक पेंसिल का, अगर हम मान लें कि पहले एक पेंसिल का जो मूल्य है या कॉस्ट है वो कुछ रुपया है, फिर एक इरेजर का दाम हम मान ले कुछ, तो उनको जोड़कर निकाल सकते हैं, तो दो इक्वेशंस बन जाएंगी ना। तो हम मानते हैं लेट कॉस्ट कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, मतलब एक माना एक पेंसिल का दाम कितना है, 100 रुपया, ठीक है। दूसरा दूसरा क्या माना, कॉस्ट ऑफ वन इरेजर, अर्थात एक इरेजर का दाम होने माना ₹y, ठीक है। समझ में आ गया। तो पहली सिचुएशन से अगर हम देखें, पहले जब रोमिला ने खरीदा तो उससे हमको क्या पता चलेगा, उससे पता चलेगा कि जब एक पेंसिल का दाम 100 रुपया तो दो पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा, 2x। आ रही बात समझ में। इसी प्रकार एक इरेजर का दाम 3 रुपया है, तो अरे एक इरेजर का दाम ₹y है, तो तीन इरेजर का दाम कितना हो जाएगा, 3y, उसमें मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो और यही दोनों मिलकर कितना उसको मिला, कितने में, 9 रुपए में, मतलब बराबर 9। ये हमारा बन गया पहला समीकरण, पहला इक्वेशन बन गया। ऐसे इसको अलजेब्रा के रूप में हमने दर्शा दिया। दूसरा क्या है, दूसरा बोल रहा है 4 पेंसिल 6 इरेजर, तो एक इरेजर का x है, एक पेंसिल का x है, तो 4 पेंसिल का 4x प्लस 6 इरेजर का 6y बराबर, ये टोटल कितने में मिला है, 18 रुपए में। दोनों को क्या किया, लिख दिया। बस इसी को इसे रिप्रेजेंट करना था, मतलब दर्शाना था। तो मैंने इसको अलजेब्रा के रूप में हो गया कि नहीं, या क्या है, अलजेब्रा के रूप में, मतलब बीजगणित के रूप में। और ये पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल है कि नहीं, बताओ। ऑब्वियसली है भाई, क्योंकि इसमें दो इक्वेशंस हैं, ये पहली वाली दूसरी वाली, ये तो आप सब जानते होंगे, इतना बार मैंने बताया अच्छे से। और ये दोनों वेरिएबल सेम है, इसमें भी x है इसमें भी y है, तो ये अलजेब्रा के रूप में हो गया। अब बोल रहा है कि इसे ग्राफ के रूप में दर्शाओ, तो ग्राफ के रूप में यार तुम नहीं बना लोगे, मैं फिर भी यहाँ बना देता हूँ, देखो। हालांकि हमारे पास कोई एक्यूरेट ग्राफ तो है नहीं कि बिल्कुल एक्यूरेट बनाएंगे, लेकिन एक आइडिया लेते हैं। ठीक है, एक आइडिया लेते हैं कि कैसे मतलब ग्राफ बनाएंगे। एक एक इधर एक आती है लाइन करी खींचने से ना, ठीक है, इसको लाइन से मैं खींच रहा हूँ, इसको भी देखो। तो क्या होगा, हमारी दो लाइंस हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या बोल देते हैं वाई, मतलब ये एक्स अक्ष हो गया, वाई नीचे क्या होता है वाई डैश, इधर क्या होता है एक्स डैश, बीच में क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है मूल बिंदु ओरिजिन, इसका निर्देशांक क्या होता है 0 0, यानी कोऑर्डिनेट्स का क्या होता है 0 0। अब ये जो हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई है 2x + 3y बराबर, यहाँ पर लिख लेता हूँ 2x + 3y बराबर 9। दूसरा क्या है 4x + 6y बराबर 18, ठीक है ना। तो दो इक्वेशन हमारे पास बन के आई है, इसको हमें बताना है ग्राफ पे कैसे दिखेगी। तो मैंने पहले ही दिन तुमको बताया था कि क्या रिप्रेजेंट करती है, दो लाइंस को रिप्रेजेंट करती है। तो दो लाइंस, ये एक पहली लाइन है और ये क्या है, ये दूसरी लाइन है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, पहले हम अगर इसको, इसके लिए हमें दो बिंदु निकालना पड़ेगा, क्या करेगा, अगर पहले इक्वेशन को देखें हम 2x + 3y बराबर 9, तो अगर हम x बराबर 0 ले लें, इस बिंदु से देखें हम, तो x बराबर 0 ले लेंगे और इसमें रखेंगे, मतलब पहले वाले कोऑर्डिनेट को मान ले रहे हैं कि 0 है,
तो y का मान निकालने के लिए इसमें रखना पड़ेगा, जो लाइन को सेटिस्फाई करे तभी तो उस लाइन पर स्थित होगा। तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर क्या हो जाएगा 9। तो y का मान क्या आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा। मतलब एक पॉइंट हमारा आ गया 0,3। और दूसरा अगर y बराबर 0 ले ले, तो y बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 9। तो अगर y बराबर 0 मैंने ले लिया, इसमें रख दिया इस वाले समीकरण में, तो 3 जीरो से तो पूरा 0 हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या 2x बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9/2, अर्थात 4.5। अरे बात समझ में। तो मतलब पहले वाले इक्वेशन को हम बनाना चाहे इस लाइन को, तो क्या मैंने तुमको बताया था कि किसी लाइन को खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदु चाहिए। और तुमको भी पता है कि एक बिंदु यहाँ पर रहेगा, एक बिंदु यहाँ पर रहेगा, तो ऐसे लाइन नहीं खींच जाएगी, ऐसे आगे बढ़ा देंगे। तो कम से कम कितने बिंदु चाहिए, 2 बिंदु एक लाइन खींचने के लिए। तो अब हमको पता है कि यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, 3 4 5 ऐसे चलता जाता है। इधर भी 1 2 3 4 5 ऐसे चलेगा। नीचे क्या होता है -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे। नीचे क्या -1 -2 -3 -4। ठीक है, मैं एक्यूरेट नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन आप समझो, आप ग्राफ पर जब बनाओगे तो एक्यूरेट बनाना। और मैंने बताया था तुमको मेथड निकालने का तरीका मैंने बता रखा है। अब समझ में आ गया, हमारे पास 2 पॉइंट मिल गया ना, एक 4.5 कमा। अब ये पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं ना, तो 0,3 होगा। जब यहाँ पर लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट पहले, तो 4.5 है, यानी 4.5 पहले लिखाएगा, फिर वाई का मान 0। तो ऐसे लिखते हैं हमेशा, पहले एक्स वाले को लिखते हैं ब्रैकेट में। तो 2 बिंदु मिल गए, 2 बिंदु को देखो ये बिंदु कहाँ है। तो पहला अपन 0,3 देखते, तो 0,3 हमारा कहाँ होगा, एक्स पे 0 और वाई पे 3। मतलब एक्स पे 0 तो भाई कहीं यहीं पे रहेगा, लेकिन वाई पे 3 जाना है, अर्थात इसी एक्सिस पे ही कहीं है। मतलब यहाँ पर ये वाला पॉइंट है 0,3। दूसरा क्या है 4.5,0। तो एक्स एक्सिस पे 4.5, अर्थात 4 के 4 और 5 के बीच में यहाँ पे कहीं होगा। और कामा 0, तो भाई वाई का 0 तो वाई पे एक भी नहीं, तो केवल एक्स पे है। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो ये हमारे क्या बन जाएगी, लाइन बन जाएगी। तो ऐसे लाइन को आगे भी बढ़ा दो, तो ये हमारी लाइन चली गई। तो यह ग्राफ के रूप से प्रदर्शित कर लिया। अभी तो हमने केवल एक को दिखाया है, अभी इसको दिखाएंगे। ये दूसरा वाला हमारा है क्या, 4x + 6y बराबर 18। तो इसको भी जब निकालेंगे, क्या है 4x + 6y बराबर 18। तो अगर हम देखें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे यार, तो ये सेम वही लाइन है। अगर तुम देखो ना, तो ये सेम वही लाइन है, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहेंगी। तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, जब 2x + 3y बराबर 18 यहाँ से ना, तो यहाँ से 2 काट दो, तो 2 9। तो यानी 2x + 3y बराबर क्या आ गया 9 आ गया। 2 कॉमन मैंने लिया दोनों में से, यहाँ से 2 कॉमन लिया, तो 2x, मतलब 2 कॉमन लिया, मतलब 2 से सब में भाग देना है। तो यहाँ से 2x बचे, यहाँ से 3y बराबर 18 था, यहाँ 2 से कट गया, तो बचा क्या 9। देखो पहली वाली लाइन आ गई कि नहीं। तो अर्थात वही सेम लाइन है। मतलब क्या कोइंसिडेंट लाइन इसे बोलते हैं, ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट। तो इसके ऊपर जस्ट वही जाएगी, तो समझो कि ये ऐसी वही जा रही है। समझ में आ गई ना, ये कंडीशन तुमको बताया था कि नहीं। तो ऐसी लाइंस को क्या बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। और इस केस में कितने सोल्यूशन होते हैं भाई, इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं। ये भी वाला उसने पूछा नहीं है, फिर भी मैंने बता दिया कितने सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट। और ऐसे केस में इसको बोलेंगे कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। इस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, इन इक्वेशंस को कंसिस्टेंट और डिपेंडेंट। आ रही बात समझ भाई। तो ये हमारा माजरा था कि वही लाइन सेम थी, तो इसीलिए मैंने पॉइंट दोबारा नहीं निकाला, क्योंकि जब वही लाइन सेम है तो पॉइंट भी तो वही 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 आएंगे जो उसके हैं, मतलब उसके जस्ट ऊपर ही वह जा रही है, क्योंकि सेम पॉइंट वाले हैं। तो हमारा दूसरा एग्जाम्पल हुआ कंप्लीट। अब देखते हैं अपने अगले सवाल को। सवाल नंबर क्या है, ये वाला है, क्या है बोल रहा है, ग्राफिकली द पेयर्स ऑफ इक्वेशन। इक्वेशन दे रखा है, रिप्रेजेंट 2 लाइंस विच आर। अब आपको बताना है कि जो दे रखा है ग्राफिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो
पूछ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 6x-3y बराबर -10। पहला वाला है समीकरण, देखो ये वाला यहाँ से यहाँ तक पहला इक्वेशन है। दूसरा क्या है, 2x -y + 9 बराबर 0। अब तुमको बताना है कि ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा, ये मैंने पहले ही बताया था कि ये दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है। तो तुमको बताना है कि ये लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होंगी, पैरेलल होंगी। तो कैसे बताओगे? तो यार सिंपल, अभी मैंने ऊपर तुमको ये वाला डिब्बा बनाकर दिया ना यहाँ से, कि अगर जिस केस में A1/A2 और B1/B2 होगा तो उस केस में लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। ये सब बातें एक दूसरे के लिए लागू हैं। अगर ऐसा होगा तो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, और ऐसा होगा तो लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। तो हर बार ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे चेक करते हो, है ना। तो इसके लिए A1 A2 B2 C2 निकालने के लिए पहला कदम क्या होता है, पहला कदम तो यही होना चाहिए कि हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो पहला वाला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, मतलब बराबर उधर 0 होना चाहिए। तो बराबर 0 करने के लिए क्या करेंगे, 10 को इधर लेते आते हैं। तो 6x-3y -10 है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, +10 बराबर 0। और यह क्या है, 2x-y + 9 बराबर 0। ये तो अपने स्टैंडर्ड रूप में ही है। अब यह दो लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। अब तुमको क्या निकालना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 निकाल लेना है। तो A1/A2 क्या हो जाएगा, A1/A2 हमारा हो जाएगा A1/A2। A1 का मान क्या है, 6 है, और A2 का मान 2। A1 A2 B1 B2 C2 निकालना जानते हो ना। अरे भाई, इसको A1x B1x C1x से कंपेयर करो, इसको A2x + B2y + C2y से कंपेयर करो। तो A1 A2 B2 का मान निकालो। पहले में A1 का मान 6 है, दूसरे में A2 निकल रहा है, दूसरे में से A2 पता चल रहा है दूसरे इक्वेशन से। तो A2 का मान 2 है, तो A1/A2 क्या आ गया, 3। अब इसी प्रकार B1/B2 निकाल लेते हैं। B1 क्या है, -3, और B2 क्या है, -1 है। तो -1 यहाँ से क्या मिल जाएगा, 3। अब C1/C2 निकाल लेते हैं। C1/C2 क्या है, C1 क्या है, 10 है, और C2 क्या है, 9। तो C1 C2 आ गया 10/9, या किसी से कटेगा नहीं तो छोड़ देंगे। अब हम देख रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 दोनों तो बराबर आ गए, 3-3। तो हमको क्या पता चल गया, हमको पता चल गया कि A1/A2 क्या है, B1/B2 के बराबर है। लेकिन लास्ट में यह भी पता चला कि C1/C2 बराबर नहीं है इन सबके। तो मतलब इन सबके बराबर क्या नहीं है, C1/C2। यह किस कंडीशन में आता है, ये देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, दिखाता हूँ तुमको। देखो यहाँ पर मैंने लिख रखा है ना, A1/A2 बराबर B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। यह तब होगा जब नो सोल्यूशन होगा, कोई भी सोल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। मतलब लाइन कैसी होंगी, पैरेलल होगी, लाइन समांतर होंगी। और ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। तो हमारा इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, देखकर बताओ। तो लाइंस क्या है, यहाँ पर कोई सोल्यूशन नहीं है, इस केस में क्या है, नो सोल्यूशन। तो लाइन क्या होंगी, लाइन हमारी हो जाएगी पैरेलल। और ये बात समझ में, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। तो लाइंस क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएंगी। आई बात समझ में, नहीं बताओ। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला बोल रहा है, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। अगर रैखिक समीकरण का जो युग्म है, जोड़ा है, जो पेयर है, वो अगर कंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट किन केस में होता है, जब कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। कंसिस्टेंट तभी कहते हैं जब क्या होगा, सोल्यूशन, कुछ ना कुछ होना चाहिए, कोई ना कोई सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के केस में कोई, उसे इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। तो नो सोल्यूशन के केस में क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। तो सोल्यूशन किस किस केस में होता है, एक केस तो यह बनती है कि उसका केवल एक ही सोल्यूशन हो, या तो दूसरा कि उसके बहुत से सोल्यूशन हो। तो दोनों को उसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। और पहले वाले जो केवल एक ही सोल्यूशन हो, तो उसमें लाइंस क्या होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। और दूसरे केस में जब बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं, तो लाइंस क्या होती है, कोइंसिडेंट होती है। तो या तो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, या तो कोइंसिडेंट होनी चाहिए, तभी कंसिस्टेंट होगा। तो आंसर कौन सही हो जाएगा, सी वाला। देखो इंटरसेप्टिंग और कोइंसिडेंट दिया है, ठीक है ना। ऑलवेज, देखो पहला वाला दिया पैरेलल। तो पैरेलल के केस में तो कोई सोल्यूशन ही नहीं होता है, तो उस केस में लाइंस क्या हो जाएंगी, वो इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। बी वाला दिया है ऑलवेज कोइंसिडेंट,
कि हमेशा जब कोइंसिडेंट होगी तभी सोल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, ऐसा तो कोई बात नहीं है। सोल्यूशन इंटरसेप्टिंग के केस में भी क्या होता है, कंसिस्टेंट होता है। तो इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन है, और डी वाला बी, इसलिए वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमेशा इंटरसेप्टिंग है। ऐसा भी नहीं है कि जब इंटरसेप्टिंग हो तभी इक्वेशंस कंसिस्टेंट होंगे। जब जब इक्वेशंस जब लाइंस हमारे एक दूसरे के ऊपर कोइंसिडेंट करती हैं, तब भी हमारा इक्वेशंस क्या होते हैं, कंसिस्टेंट होते हैं। और कोइंसिडेंट के केस में उसे एक और शब्द से बोलते हैं, डिपेंडेंट। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इस समय पीछे बता चुका हूं। अगला देखो, इसको आपको खुद से करना होगा, मैं बस इसको रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। ऐसे सवाल मैंने तीन चार बता दिया। बोला टू रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस x प्लस टू वाई बराबर माइनस फोर। ठीक है, x माइनस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर बराबर जीरो। फिर क्या दिया है, टू एक्स प्लस फोर वाई, टू एक्स प्लस फोर वाई माइनस ट्वेल्व बराबर जीरो। आपको रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन ज्योमेट्रिकली। ज्योमेट्रिकली मतलब क्या होता है, ग्राफ ऊपर इसको बनाना है। तो इसको ग्राफ पर कैसे बनाएंगे, मैंने बता दिया है कि पहले x का मान जीरो रखो, फिर y का मान कुछ आएगा। मतलब कम से कम दो बिंदु चाहिए लाइन को खींचने के लिए, फिर y का मान जीरो रखो, x का मान आएगा, तो उसे x का y कोऑर्डिनेट के रूप में दो बिंदु को लेकर लाइन को मिलाकर हम देख लेंगे कि कैसी लाइन बन रही है। उसको ग्राफ पर हम दर्शा देंगे अच्छे से। इनको आपको कर लेना। यहाँ में देखो तो दिया टू रेल्स। रेल्स मतलब समझते हो, जो रेल की पटरी नहीं होती है उसकी बात कर रही है। तो रेल की पटरी भी तो सीधी अगर हो तो क्या दिखाती है, सीधी लाइन ही दिखाती है, स्ट्रेट लाइन ना। तो उसकी बात कर रहा है कि वो दो इक्वेशन से उनको दर्शाओ कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगी। ये मतलब कि दो जो रेखा होती है और सीधी हो, तो उसका इक्वेशन यहाँ पर दे रखा है। इसको हमको क्या दर्शाना है, ग्राफ पर। आपको इसे ग्राफ पर दर्शाना है, ठीक है ना। ऐसे, अरे यार ये क्या बन जाता है मुझसे, ऐसे एक्स एक्सिस वाई ऐसे बनाकर आपको बताना है। ठीक है बाबू, चलो चलो भाई आगे बढ़ो। इसको कर लेना, ठीक है, पीछे वाला कर लेना भाई, एग्जाम्पल नंबर थ्री है। अपने से भी कुछ करो, इस समय बता चुका हूँ। अगला सवाल पढ़ते हैं। बोल रहा है टू लाइन्स आर गिवन टू बी पैरेलल। दो लाइंस दी गई हैं जो कि क्या है, पैरेलल है। ठीक है, दो लाइंस दी गई हैं, क्या है, पैरेलल। पैरेलल मतलब क्या है, समांतर है, तो दूसरे के समांतर है, कहीं भी कट नहीं करेंगी। तो ऐसी दी गई है, ऐसी दी गई है ना। मतलब अगर उनका देखा जाए सोल्यूशन उनके कितने होंगे, कोई सोल्यूशन नहीं होगा। जैसे पहला दिमाग में आया तो मतलब क्या, नो सोल्यूशन। इसको पहला समझना, ठीक है, हालांकि पूरा पैरेलल दिख नहीं रही है। तो फिर आगे क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ वन ऑफ दिज लाइंस इज फाइव एक्स माइनस थ्री वाई बराबर टू। इसने आगे बोल दिया कि पहली जो लाइन है उसका इक्वेशन मान लो फाइव एक्स माइनस थ्री वाई बराबर टू है। इसका इक्वेशन किसी एक का मैंने मान लिया, ठीक है, इसका है। तो आपको बताना है इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन। तो इसका इक्वेशन बताना है कि इसका समीकरण क्या होगा। तो पैरेलल लाइंस के केस में, जब पैरेलल लाइंस बनती है तो इक्वेशन के केस में, तो हमारा A1 A2 B1 B2 C2 का क्या केस होता है, हमारा A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2 होता है ना, यही होता है ना। तो चलो, पहला का इसने दे दिया है 5x माइनस थ्री वाई बराबर टू। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ऐसे उधर दो को इधर लेते आएंगे तो हो जाएगा माइनस टू बराबर जीरो। अब यहाँ से A1 का मान देखे तो A1 का मान कितना आ गया, A1 का मान 5 है, B1 का मान क्या है माइनस तीन है, और C1 का मान क्या है माइनस दो। ठीक है ना, C1 का मान क्या है माइनस दो। अब आपको बताना है कि दूसरी जो हमारी पैरेलल लाइंस है, जो दूसरा है उसका इक्वेशन क्या है। मतलब A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर जीरो, इसको बताना है कि यह क्या होगा, ये इक्वेशन क्या होगा। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन दे रखी है, इसी पर लागू करो कि पहले A1/A2 बराबर B1/B2 इसको रखते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा जब रखेंगे यहाँ पर हम, तुमको पता है कि A1/A2 मतलब A1 का मान कितना है 5, A2 का मान पता नहीं है, ठीक है, 5/A2। B1 का मान क्या है माइनस तीन, और
B2 मान पता नहीं है ना। तो अगर यहाँ से हम करें, A2 को उधर लेते चले जाए, जो A2 है उसको यहाँ पर रख दे। क्या चाहिए, यहाँ पे रख दे ना। A2 को कहाँ 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 पे रख दे बताओ। A2 को मैं रख देता हूँ, A2 को मैं रख देता हूँ ऊपर। तो हो जाएगा A2 बटा के B2 बराबर, इस A2 को मैं यहाँ पर लेकर चली गई और -3 को नीचे लेकर चली आई, है ना। तो हमारा हो जाएगा 5 बटा के -3। मतलब A2 और B2 जो क्या होने चाहिए, कैसे रेशियो में, -3 में, 5 का -3, 5 बटा -3 रेशियो में होना चाहिए। मतलब और इसमें कुछ, अब पहली वाली जो हमारी इक्वेशन थी A1x प्लस B1y प्लस सी, ये भी तो 5 है, यहाँ पर -3 है। तो मतलब इसी के रेशियो में होना चाहिए। देखो रेशियो एक्यूरेट नहीं है, इसको समझो। या क्या है, रेशियो है, अनुपात है। तो हम क्या करेंगे कि इसी अनुपात में होना चाहिए, मतलब 5x-3y के अनुपात में होना चाहिए। अब देखो कोई एक्यूरेट आंसर तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। इसलिए हम देखते हैं कि 5x-3y-2। अब पहले जो हमारे दो A2x और B2y है, इनको देख लेते हैं। क्या 5x के अनुपात में आना चाहिए। तो देखो ये किसमें जो पहले, देखो पहले तो ये देखने की पहला वाला टर्म क्या है, प्लस है, दूसरा माइनस है। तो x वाला प्लस होना चाहिए, अब b वाला क्या हो जाए, माइनस होना चाहिए। तो इसमें देखो पहले में दोनों माइनस है, तो ये तो ऑप्शन खत्म हो गया। दूसरे में क्या है, पहला वाला प्लस है, दूसरा माइनस है, ठीक है ये चल जाएगा। तीसरा क्या है, ये भी प्लस माइनस से चल जाएगा। चौथे में क्या है, माइनस प्लस है, यानी पहले वाले को क्या किया, क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन इसमें पहले वाला क्या है, प्लस है, तो ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए। अब आगे बोल रहा है कि जो पांच, पहला 5 का मल्टीपल होना चाहिए कोई, और दूसरा क्या, 3 का मल्टीपल। तो यानी 5 का मल्टीपल देखो, इसमें 9x कौन है, 5 का मल्टीपल है कोई भाई। अरे यार, ये दोनों ऑप्शन मैंने सेम कर दिए। दोनों ऑप्शन क्या हो गए, सेम हो गए यार। दोनों ऑप्शन सेम हो गए भाई। यहाँ पे होना चाहिए 15x-9y। ठीक है, इसको क्या करना चाहिए मैं बता देता हूँ। इसको होना चाहिए 15x, अभी 15x, ओ भाई रुको रुको, क्या हो गया, क्या हो गया ये। इसको मैं क्या बता रहा था, 15x, और इसको हमारा होना चाहिए 15x-9y होना चाहिए यार। हाँ तो ठीक है, मैंने कर दिया। ये ऑप्शन दो सेम हो गया था, ठीक है। क्या होना चाहिए, 15x-9y। मतलब पहला वाला देखो, दोनों ऑप्शन बी वाला सी और दोनों सेम हो गए थे। तो कहने का मतलब पहला ऑप्शन क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल, दूसरा वाला 3 का। मतलब एक्स वाला जो एक का कोफिशियंट है वो 5 का मल्टीपल, वाई का कोफिशियंट -3 का। तो हम देख रहे हैं कि पहला क्या है, ये 5 का मल्टीपल है, ये बी वाला तो 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये बी वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। बचा सी वाला, तो यही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का मल्टीपल क्या है, 15 है, -3 का मल्टीपल क्या है, -9 है। तो ऐसे हमारा आंसर कौन है, बी वाला। तुमको समझ में आया कि नहीं, ये बताओ क्या क्या है। समझाता हूँ फिर से एक बार तो। मैंने बताया है कि जो दो लाइंस दे रखी हैं उसमें से एक का समीकरण दे रखा है उसने, और दूसरे का पूछा है, बता दिया कि दोनों क्या है, पैरेलल है। पैरेलल के कंडीशन क्या होना चाहिए, A1/A2 और B1/B2 का अनुपात क्या होना चाहिए। इसको बोलते हैं रेशियो। जो A1/A2 है और B1/B2, इसको क्या बोलते हैं, अनुपात, रेशियो। ये दोनों सेम होना चाहिए, और सी वाला C1/C2 क्या होना चाहिए, सेम नहीं होना चाहिए। समझ में आई की बात नहीं, ये बताओ। तो इसको हम कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। तुमको पता है, यहाँ से हमने पता कर लिया कि जो है A1/A2 B1 और A1 B1 C1 का मान हमें पता चल गया। और यहाँ से A1 B1 A1 का मान क्या आ गया, 5, B1 का मान क्या आ गया, -3, C1 का मान क्या आ गया, -2। अब देखो, अगर यहाँ से हम देखें इन सम समीकरण को, और हम इधर करेंगे +5 और 6 को अगर इधर करते जाएंगे तो सभी क्या हो जाएंगे, A2x प्लस B2 वाई प्लस C2 के रूप में बदल जाएंगे ना। इनको तुमको सबको अगर ऐसे बदलोगे
-15x प्लस 9y, 5 को इधर लेते आओ बराबर 0 कर दो, ऐसे सबको कर लेना तब दिखेगा, है ना। तो कहने का मतलब A1/A2 B1/B2 क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो किस किस में ऐसा आ रहा है, इसको ऑप्शन से ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन से ऑप्शन वाला सवाल है। उसने बोला है कि द इक्वेशन ऑफ द सेकेंड लाइन कैन बी, अर्थात दूसरे लाइन का समीकरण क्या हो सकता है, इसलिए इसने क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, ऑप्शन दिया है। तो हमको बताना है ऑप्शन देखकर। तो ऑप्शन सबको पता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2 होना चाहिए। तो हमको A1 B1 C1 पता चल गया, और इसमें A2 B2 C2 कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है तुमको, बस इधर इसको इधर से इधर लेकर चले जाना, सब बराबर 0 कर देना, बराबर 0 सब में, और A2 B2 इसको कंपेयर करना, जिसमें ये कंडीशन बनेगी A1/A2 बराबर B1/C2, B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, वही हमारा आंसर हो जाएगा। और हमने ऑप्शन से जल्दी से देख लिया कि जब इसमें 5x-3y-2 है, तो उसमें भी A1/A2 और B1/B2 बराबर होने के लिए सेम ऐसा ही होना चाहिए, सेम ऐसा ही होना चाहिए, कि मतलब कि एक्स का कोफिशिएंट जो 5 का मल्टीपल होना चाहिए, और वाई का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। और यहाँ पर आगे प्लस है तो, और यहाँ पर माइनस है, तो ये दोनों तो, यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस होगा तभी तो बराबर होंगे इनका रेशियो। और सी वाला -2 है, यहाँ पर -2 था ना, यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर -2 तो होना ही नहीं चाहिए, तब तो बराबर हो जाएगा, बस C1/C2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो दो तो वैसे भी किसी में नहीं दिया है, लेकिन आगे यहाँ पर मल्टीपल दिया है, तो A1 का क्या है, 5 है, B1 क्या है, -3 है। तो इसी प्रकार हम देखेंगे, पहले भी दोनों माइनस है तो खत्म हो गया, क्योंकि 1 + 1 माइनस होना चाहिए। दूसरा हम क्या है, -9x -15y, तुमको भाई पहले ही वो बता दिया कि पहले का मल्टीपल क्या होना चाहिए, 5 का मल्टीपल होना चाहिए, पहला 3 का है तो वो खत्म हो गया। दूसरा क्या है, 15x, तो ये 5 का होना चाहिए, ठीक है, तो ये इसको हम कंसीडर कर सकते हैं कि होगा। दो ऑप्शन हमने काट दिए, बचा चौथा वाला, चौथा में दिया कि पहले ही माइनस लगा दिया है, तो ये पहले वाला माइनस थोड़ी है, तो प्लस में ना, तो प्लस जैसा होना चाहिए, दूसरा बीच वाला माइनस होना चाहिए ना। तो इसी प्रकार हम देखें कि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, जो कि पहले प्लस भी है बाद में माइनस भी है, और ये जो 6 है यहाँ पे 2 है, दोनों दोनों का रेशियो लोगे तो बराबर भी यहाँ पर नहीं आएगा। और इससे हमारा ये भी पता चल रहा है कि A1/A2 B1/B2 इज नॉट इक्वल C1/C2। अब मैं तुमको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, और मतलब चेक करके, उसको बोलते हैं चेक करना। तो अगर इसको 15x-9y बराबर 6 को 15x-9y बराबर 6 को इधर लेकर आए, तो -6 बराबर 0 होगा ना, जो मैं बता रहा था कि कैसे देखो। तो अब यहाँ से A1/A2 B1/B2 C2 निकालो, तो A1/A2 क्या हो जाएगा, 5/15, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, आ गया कि नहीं। दूसरा क्या है, इसमें -3 हो, यहाँ पर क्या है -9, तो B1/B2 क्या हो जाएगा, -3/-9, तो यहाँ से भी क्या आ गया, 1/3। अब C1/C2 क्या हो जाएगा, C1/C2 क्या हो जाएगा, C1 है हमारा -2, और C2 क्या, -6, तो यहाँ से भी क्या आ गया, 1/3। ये तो यार घोर अपराध हो गया, ये क्या हो गया, घोर अपराध हो गया भाई। पैरेलल लाइंस होने के लिए क्या होना चाहिए, बराबर नहीं होना चाहिए, इसने बराबर दे दिया इक्वेशंस में सारे, तो कैसे हो सकता है, कभी हो सकता है बताओ। अभी ऊपर मैंने लिखा है कि बराबर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है ना। यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन आप ले लो, ऐसा 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 कर सकते हैं कि इसको मैं साथ ले लूं, तो हमारा बराबर नहीं आएगा, तो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। वैसे देखो तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है, अगर पहले मुताबिक देखे तो, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर साथ नहीं लेंगे यार, तो 2/6 तो 1/3 सब बराबर आ गया, तो A1/A2 B1/B2 बराबर C1/C2, तो हमारा लाइन क्या हो जाएगी, तब तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी वो ना। तो हमारा ए वाला नहीं होना चाहिए, इसलिए हमको क्या लेना पड़ेगा, 2/7, -2/-7, यहाँ पर भी 7 कर लो। तो अब देखो यहाँ पे 2/7 आ गया, तो A1/A2 और B1/B2 तो बराबर है, लेकिन C1/C2 बराबर नहीं है, क्योंकि 2/7 है, ये दोनों 1/3 1/3 है। तो हमारी पैरेलल लाइन का ऑप्शन कौन है, सी वाला। इसमें यार ऑप्शन में मैंने बहुत गलती कर रखा था, इसके लिए बहुत आप लोगों से सॉरी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा कर देना भाई, मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैंने गलत रख दिया था। सो कोई बात नहीं, हो जाता है यार, टाइपिंग में दिमाग में बातें इधर उधर से। थोड़ा सा पानी पी लेने दो, 1 सेकेंड। चलो।
बढ़ते हैं अपने अगला सवाल हमारा क्या, अगला हमने एक्सरसाइज 3.1 शुरू कर दिया यार। इसको अभी इसमें सवाल कितने हैं, इसमें टोटल सवाल है 3। तो क्या बोलती पब्लिक, लगा लें इसको? चलो लगा लेते हैं, देखते हैं। बोल रहा है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, मतलब आफ्ताब नाम का कोई व्यक्ति है, वो अपने बेटी को बोलता है, क्या बोलता है, बेटी से क्या कहता है, डॉटर मैंने क्या होता है, बेटी। वो अपने बेटी से कहता है 7 years एगो, 7 साल पहले, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब बोला है 7 साल पहले मैं तुम्हारे उम्र का 7 गुना था उस समय। उस समय जो तुम्हारी उम्र थी, उस समय में तुम्हारी उम्र का कितना था, 7 गुना था, 7 साल पहले। तो यार देखो इसको क्या करते हैं, पहले हम मान लेते हैं कि ये फादर है या आफ्ताब है। फादर लेते हैं, ठीक है, फादर अच्छा रहेगा, फादर। ये क्या, उसकी है डॉटर। डॉटर मतलब क्या, उसकी बेटी, पुत्री। तो मैं मान लेता हूँ कि आज के समय, जो आज का दिन है, आज के वर्तमान में जब यह बात कर रहा है, ये अपने बेटी को कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी उम्र से 7 गुना था उस समय, जितना तुम्हारी उम्र थी उसकी 7 गुना था। अगर उस समय लड़की की उम्र मान लो 5 थी, तो उसकी 7 गुना यानी 35, उसमें उसका उम्र कितना रहा होगा, 35 साल। ऐसे वो बात कर रहा है, मैं ऐसे एग्जाम्पल अगर बताया हूँ। तो हम मान लेते हैं कि इस समय जो उसके पिता की जो वो एक्स है, और लड़की की क्या है, वाई है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि 7 साल पहले, यानी 7 साल पहले में 7 साल पीछे जाना पड़ेगा। तो 7 साल यानी -7 कर देंगे। तो जब यह 7 साल पीछे जाएगी तो बेटी भी तो भाई 7 साल पीछे जाएगी, ठीक है। यह हो गया। बोल रहा है आई वॉज 7 times, मतलब मैं तुम्हारा 7 गुना था, मतलब जो पिता है x-7, ये बराबर कब होगा, जब इसका 7 गुना करेंगे, तो यानी 7। तो हमारा एक समीकरण बन गया, ठीक है। ये बात कर रहा था, इसको मैंने समीकरण के रूप में लिख लिया, इक्वेशन के रूप में। अब तुम इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो हमारा हो जाएगा x-7 बराबर 7y हो जाएगा, अब -49। अगर 7y को इधर लाओ तो x-7y, और -49 इधर आएगा तो -7 और +49 बराबर 0। तो हमारा यहाँ से क्या बनेगा, x-7y, 49 में से 7 घट जाएगा ना, तो बचेगा 42 बराबर 0। ये हमारा एक समीकरण बन गया, ठीक है ना। इसको मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अगर तुम्हें लिखना चाहते हो स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ऐसे भी लिख दो, x-7y बराबर -42, कोई दिक्कत नहीं, जैसे तुम्हारी इच्छा करे। बोल रहा है कि आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, अब दूसरी केस बता रहा है, ये तो पहली केस हो गई, केस नंबर 1 है ना, केस नंबर 1। पहली बात यह बताया तो उसके अनुसार मैंने पहला समीकरण बना दिया। पहला समीकरण क्या बन के आया है, x-7y + 42 बराबर 0। समझ में तो आया है ना तुमको, ये हमारा पहला है। कैसे किया मैंने, और आगे सवाल को बोल भी रखा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली, मतलब अलजेब्रा के रूप में और ग्राफ के रूप में। अभी मैंने जो पीछे सवाल पढ़ा था वैसा ही है। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि फादर, फादर, फिर दूसरा केस लेते हैं, फादर डॉटर, फादर डॉटर, केस 2। इस केस, दूसरे केस में क्या हो रहा है, मतलब दूसरी हालत में, दूसरी बार वो बोल रहा है, दूसरी बार बोल रहा है कि देखो यहां तक मैंने कर दिया है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years एगो, आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू वर देन। मतलब तुम जब उतनी 7 साल पहले, जब तुम्हारी उम्र जितनी थी उसका 7 गुना मेरी उम्र थी, इसकी बात कर रहा है। फिर आगे बोल रहा है आल्सो, और भी, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, मतलब 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब जब जब वो बात कर रहा है तो उससे बोला 3 साल बाद। तो यार मैंने फादर की एज कितनी मानी थी, 7, और एक्स मानी थी, एक्स, ठीक है, एक्स, वाई इसकी कितनी मानी थी, वाई। ये सब प्रेजेंट एज है, मतलब जो वर्तमान में उसकी जो एज है, ठीक है ना। एक्स क्या है, एक्स अगर लिखो यहाँ पर, चलो मैं लिख दूंगा आगे। तो इस समय फिर बोल रहा है कि 3 years फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 times एज ओल्ड एज यू विल बी, मतलब आज से 3 साल बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। ये तो एक बार इसने पीछे की बात की, अब बोल रहा है कि जब 3 साल बीत जाएगा समय, तो तुम्हारी उम्र का मैं 3 गुना हो जाऊंगा। इसी को हमको
अलजेब्रा और ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तो 3 साल बाद यानी +3, भाई दोनों में 3 साल जुड़ेगा ना, ठीक है 3 साल। और यह बात बोल रहा है कि मैं बराबर हो जाऊंगा तुम्हारे कितना उम्र का, 3 गुना करके। मतलब मेरी उम्र जो 3 साल बाद होगी x+3, तुम्हारी क्या उम्र होगी y+3, लेकिन मेरी उम्र जो है वो तुम्हारी उम्र का क्या होगा, 3 गुना होगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर बेटी की उम्र में 3 गुना किया। क्यों बेटी की उम्र में क्यों किया, क्योंकि वो बोल रहा है मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हो जाऊंगा। तो इसकी उम्र तो जितनी रहेगी वो बेटी की उम्र 3 गुने के बराबर रहेगी। समझ में आई बात ना। तो अब इससे भी हम एक समीकरण बना लेंगे। तो x+3 बराबर, इसमें गुणा कर दो 3y+9, यहाँ से क्या आ जाएगा, 3y को इधर लाओ तो -3y, ये +3 है और इधर आएगा तो ये -9 बराबर 0। अब यहाँ से क्या हमारा हो जाएगा, x माइनस है ना, x-3y, आगे क्या है +3 - 9, तो ये हमारा -6 हो जाएगा बराबर 0। तो ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। तुम उस ऐसे भी लिख दो, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। x-3y बराबर 6 को इधर ले जाओ तो +6 हो जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये हमारा दूसरा समीकरण बन गया। तो अलजेब्रा ग्रुप में हमने दर्शा लिया कि नहीं, और हमने माना था कि x क्या है, x इज द परजेंटेज, प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, आफ्ताब के लिख दो या फादर के लिख दो, मतलब उसके लड़की के बाप की। y क्या है, प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, उसकी बेटी की। समझ में आ गई बात ना। और हमारा दो समीकरण कौन कौन बना है, एक यहाँ पर ऊपर बना है x-7y+42 बराबर 0। दूसरा क्या बना है, x-3y-6 बराबर 0। अब इन्हीं दोनों को तुमको क्या करना है, ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना है। ये तो मैंने अलजेब्रा के रूप में दिखा दिया कि नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, पेयर ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। अब उसी चैप्टर के बारे में बात हो रही तो वही आएगा ना, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब ग्राफ के रूप में तुम दर्शा लेना भाई, ठीक है। सो ग्राफिकली, सो ऑन ग्राफ। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या बोला है, देखो। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900, ठीक है। लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 3 बॉल मोर सेम काइंड फॉर ₹1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन अल्जेब्रिकली एंड जियोमेट्रिकली। मतलब इसको तुमको जैसे मैंने पीछे वाला सवाल किया डिट्टो वैसा है, इसको भी क्या करना है तुमको, अलजेब्रा और ग्राफ पर दर्शाना। अलजेब्रा मतलब कि समीकरण के रूप में लिखना है, अर्थात इक्वेशन के रूप में। और जियोमेट्रिकली मतलब ग्राफ पर उसको लाइंस के रूप में खींचना है। तो ग्राफ पर तो आप खींच लोगे, पहले इक्वेशन के रूप में तो उसको लिखो। तो कुछ नहीं, मैं मान लेता हूँ कि जो, मतलब पूरा कहानी तुमको बताता हूँ। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम, एक क्रिकेट टीम का कोच है, बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3900। मतलब वो क्या करता है कि 3 बॉल, 3 बैट्स प्लस 6 बॉल ये खरीदता है। कितना में खरीदता है, 3900 में, 3900 रुपया में वो इतना खरीदता है। फिर आगे बोल रहा है लेटर, मतलब बाद में, सी बाइज अनदर बैट, मतलब वो लड़की है, जो कोच है वो लड़की है इसलिए सी लिखा है। सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। फिर आगे बोल रहा है कि वह और भी 3 और भी, सी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। अरे यार अनदर क्या बैट, कितना बैट भाई, कितनी बैट की बात कर रहा है वो कितनी बैट की बात कर रहा है। हाँ तो वो बता रहा है कि अगली बार जो कोच है वो अनदर बैट, मतलब कोई दूसरा बैट, मतलब एक बैट और खरीदते। अनदर बैट मतलब केवल एक बैट, तो एक बैट, ठीक है, प्लस 3 मोर बॉल्स, और 3 और अधिक बॉल, मतलब पहली बार कितने खरीदी थी। नहीं यार देखो यहाँ पर सी बाइज अनदर बैट, मतलब एक बैट और खरीदती है, मतलब कि एक बैट और, ठीक है। आगे बोल रहा कि 3 मोर बॉल्स आर द सेम काइंड, 3 और बॉल खरीदती है, 3 ज्यादा बॉल, मतलब कि पहली बार उसने बॉल कितना लिया था,
6 बाल, इस बार उसने क्या लिया है, 3 बाल केवल लिया है, तो 3 बाल और भी खरीदती है। ठीक है, कितना रुपये में खरीदती है, 1300 में। अब बस इसी को तुमको बताना कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली। तो पहले मैं क्या लूंगा, मैं मान लेता हूँ कि एक बैट का जो दाम है, जो कास्ट है या कास्ट ऑफ वन बैट क्या है, ₹X, और कास्ट ऑफ वन बॉल, एक बॉल का दाम कितना है, ये मैंने लेट किया, ठीक है, माना है, वो आई है। अब तुमको इसी के अनुसार इसमें रखो और इक्वेशंस बन जाएगी दो हमारी। अभी पीछे वाला ऐसे एक सवाल किया था मैंने, तो यहाँ पे जब रखोगे तुम तो क्या हो जाएगा, जब एक बेड का दाम मैंने एक्स माना है तो 3 बेड का क्या हो जाएगा, 3x प्लस, मतलब दोनों मिलाकर 3900 है ना, इसलिए मैंने बीच में प्लस लगाया है। तो 6 बाल का दाम कितना हो जाएगा, 6y बराबर कितना हो जाएगा, 3900। आगे क्या, एक बेड का दाम कितना है, एक बेड का दाम हमारा x है, तो x प्लस 3 मोर बाल्स, मतलब 3 उसने बाद में और खरीदे, 3 अधिक। अब ये अधिक नहीं समझ में आ रहा है, 3 6 से 3 जोड़ना, मतलब 3 6 से ज्यादा खरीदा यार वैसे ही, तो मैंने 3 मान लिया, ठीक है, तो उसने क्लियर नहीं किया, ठीक है, तो हमारा 3y बराबर क्या हो जाएगा, 1300। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा। ये हमने अलजेब्रिक रूप में दर्शा दिया इस पूरे सवाल को। अब तुम उसको ग्राफ दर्शाना है, तो शो ऑन ग्राफ। देखो अगर इसने 3 मोर बाल्स, मतलब इस पहले वाली बाल पहले बार 6 लिया था, आगे बोल रहा है कि 3 मोर बाल्स, मतलब उसने अगर 3 बाल्स और लिया, 3 ज्यादा, तुमको इसको क्या करना पड़ेगा पता है, मतलब अब 9 बाल हो जाएगी ना टोटल, तो या तो 3 ले लो या तो 9। लेकिन इसने पूरा क्लियर नहीं कर रखा है कि पहली वाले से ज्यादा 3 और लिया, कि बस ऐसे ही उसने जाकर दोबारा 3 लिया। ठीक है ना, तो मैं इसी को लेकर चल रहा हूँ। बाकी तुम समझ गए कि सवाल उसने क्लियर करना चाहिए उससे पूरा अच्छे से। तो हमारा ये सवाल हो गया, अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर अपने। सवाल नंबर 3। 3 नंबर क्या कह रहा है, 3 नंबर बोल रहा है, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg of apples and 2 kg of grapes is ₹300. Represent the situation algebraically and geometrically। वही पीछे वाला एकदम सेम सवाल है कि 2 किलो सेब लिया और 1 किलो अंगूर, तो उसका दाम कितना था, ₹160। फिर 1 महीने के बाद उसने गया और 4 किलो सेब लिया, 2 किलो, तो उसका दाम कितना होगा, 300। तो तुमको बताना है कि इसको रिप्रेजेंट करो। तो मान लेते हैं भाई कि 1 kg लेट, कास्ट ऑफ 1 kg, क्योंकि 1 kg का पता होता है, लिखेंगे 1 kg एप्पल का कास्ट हमने मान लिया x, और कास्ट ऑफ 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स, 1 kg ग्रेप्स का कितना मान लिया मैंने, y। अब बता दो क्या हो जाएगा, तो 2 kg एप्पल लिया और 1 kg ग्रेप्स, तो कितना हो जाएगा इसका दोनों को मिलाकर, 2 kg का हो जाएगा 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स का क्या हो जाएगा, 1 में y का मल्टीप्लाई होगा तो y आएगा बराबर 160। यह पहला इक्वेशन बन गया। दूसरा क्या बना, 4 kg एप्पल्स लिया, उस बार जब दूसरी बार 1 महीना बाद गया तो 4 kg ले लिया, मतलब चाप के खाएगा इस बार, ठीक है। फिर 2 किलो अंगूर लिया, लो भाई अंगूर भी बढ़ा दिया, तो 2 किलो अंगूर का दाम क्या हो जाएगा, 2y बराबर, इस बार दाम उसको कितना पड़ा, 300। ठीक है, तो हमारा 2 हो गया। अब इसको हमने अलजेब्रा के रूप में दिखा दिया, पेयर ऑफ इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब इसको 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 तुम्हें क्या करना, ग्राफ के रूप में दर्शा लेना है, ग्राफ पर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही करना होता है, बहुत आसान सवाल है। तो यार बस करते हैं यहीं तक, रहने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में। ये हमारा पूरी एक्सरसाइज खत्म हो गया, एक्सरसाइज 3.1, और जितने भी बेसिक थे हमने सारे कवर कर लिए। अब इसके बाद जो आएगी वो सारे एक्सरसाइज 3.2 या से जो आगे कॉन्सेप्ट है वो हम बताएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए सभी लोग को बाय बाय।